Yes, we are online now. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनिल यादव। मित्रों, डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। इनका लेवल अप टू मार्क होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा डिस्कशन पर, उसकी अंडरस्टैंडिंग पर, उसकी समझ पर। जिस अप्रोच से प्रश्न पूछे जाते हैं उस अप्रोच से हम तैयारी करेंगे जिससे हम उन क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपके समक्ष है। सृजनात्मक चिंतन के किस अवस्था में व्यक्ति समस्या के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़कर विश्राम करने लगता है? जो क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी का जो थिंकिंग होती है, सृजनात्मक जो चिंतन होता है, उस चिंतन में किस अवस्था में व्यक्ति समस्या के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़कर विश्राम करने लगता है? यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें चेतन रूप में चिंतन करना छोड़कर विश्राम करने लगता है? तो कल मैंने आपको बताया भी था, एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें पूरी व्याख्या भी समझाई थी। पहली जो अवस्था है उद्भवन की अवस्था, दूसरी सत्यापन की अवस्था, तीसरी प्रबोधन की अवस्था और चौथी तैयारी की अवस्था। यहाँ पर आप उत्तर बताएं। मैंने पहले भी कहा था कि जो आप आंसर देते हैं उनको कमेंट्स बॉक्स में लिखा करें कि आपके आज के सेशन में कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि मुझे भी पता चले कि क्वेश्चनों का लेवल क्या चल रहा है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होना चाहिए? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा उद्भवन की अवस्था। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो सृजनात्मक चिंतन है उस सृजनात्मक चिंतन की चार अवस्था होती है। पहली जो अवस्था होती है वो होती है तैयारी की अवस्था, दूसरी जो अवस्था होती है वो उद्भवन की अवस्था, तीसरी अवस्था प्रबोधन की अवस्था और चौथी अवस्था स्टेज जो होती है वो होती है मूल्यांकन या सत्यापन की अवस्था। कल मैंने चारों अवस्थाओं के बारे में बताया था। तो जो आज मैं केवल इसके बारे में बताऊंगा, जो तैयारी की अवस्था है, तैयारी की अवस्था में तो आंकड़ों को इकट्ठा करता है व्यक्ति कि जो समस्या है उस समस्या की खोज करता है और उसका समाधान के लिए जो आंकड़े इकट्ठे करता है, डाटा कलेक्शन करता है। इसके बाद जो उद्भवन की अवस्था है उसमें समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, लेकिन जब उसे संतोषजनक प्रगति नहीं होती, समस्या का समाधान नहीं हो पाता, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि व्यक्ति विश्राम करने लगता है, अर्थात चेतन रूप में उसके बारे में चिंतन छोड़ देता है। तो यहाँ पर हमारा सवाल भी यही है कि सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में व्यक्ति समस्या के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़कर विश्राम करने लगता है? तो ये अवस्था कौन सी होगी? हमारी उद्भवन की अवस्था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ओर्फ प्राकल्पना के अनुसार कौन सा कथन सही है? एक विद्वान हुए ओर्फ, ये आपके लिए नवीन प्रश्न है। और प्राकल्पना, ओर्फ ने विचार दिए थे, वो ओर्फ की प्राकल्पना कहलाई। तो ओर्फ की प्राकल्पना के अनुसार कौन सा कथन सही है चिंतन के बारे में? चिंतन से भाषा निर्धारित होता है, पहला कथन। चिंतन से भाषा निर्धारित होती है, जो थिंकिंग है उससे भाषा का निर्धारण होता है, पहला कथन। ऑप्शन बी है भाषा से उल्टा, भाषा से चिंतन निर्धारित होता है, भाषा से चिंतन निर्धारित होता है। तीसरा कथन है भाषा से सांवेगिक विकास निर्धारित होता है। और चौथा ऑप्शन है सांवेगिक विकास से भाषा निर्धारित होती है। ओर्फ की प्राकल्पना के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो आपने आंसर सोच लिया होगा। ओर्फ ने प्राकल्पना प्रस्तुत करी थी चिंतन के बारे में, तो उसका कौन सा कथन उसमें सही है? बिल्कुल सोच लिया होगा आपने। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा भाषा से चिंतन निर्धारित होता है, बी। अब देखो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको विस्तार समझाता हूँ। ये महत्वपूर्ण सवाल है आपकी रीट भर्ती परीक्षा के लिए। भाषा और चिंतन ये आपके रीट में टॉपिक भी है और सीटेट स्टेट में भी पूछा जाता है। ओर्फ की प्राकल्पना के अनुसार कौन सा कथन सही है? एक विद्वान हुए ओर्फ, और ओर्फ के गुरु थे सापिर। तो यहाँ पर सापिर ने कहा था कि भाषा द्वारा चिंतन प्रभावित होता है। इनके जो गुरु थे उन गुरु का विचार था कि भाषा द्वारा चिंतन प्रभावित होता है। भाषा से क्या प्रभावित होता है? चिंतन। भाषा से चिंतन क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि भाषा पहले मानते हैं कि भाषा पहले आती है और चिंतन बाद में होता है। तो भाषा से चिंतन प्रभावित होता है। ये ओर्फ का जो गुरु था, ओर्फ का गुरु कौन था? सापिर, उसने कह दिया था। लेकिन उन और अधिक तीक्ष्ण बनाते हुए उसने और अधिक विस्तार दिया। किसने? ओर्फ ने। ओर्फ ने कहा कि भाषा से चिंतन निर्धारित होता है,
प्रभावित ही नहीं होता, निर्धारित भी होता है। प्रभावित तो कहा था सापिर ने, और औरफ ने कहा कि भाषा से चिंतन निर्धारित होता है, यानी चिंतन का निर्धारण किससे होता है? भाषा से होता है। अर्थात भाषा का विकास पहले होता है बच्चे में और चिंतन बाद में होता है। जबकि इस संदर्भ में कई विद्वानों का मत अलग अलग है। एक विद्वान हुए पियाजे और एक हुए क्लार्क। तो पियाजे और क्लार्क, और एक विद्वान हुए वाइगोत्स्की। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है वाइगोत्स्की। मैं आपको सभी कथनों को स्पष्ट कर देता हूँ। पियाजे का जो मत था, पियाजे ने कहा कि चिंतन की प्रक्रिया बालक में पहले होती है और भाषा का विकास बाद में होता है। यानी चिंतन की प्रक्रिया व्यक्ति में पहले होगी और उससे संबंधित जो भाषा का विकास होगा वो बाद में होगा। ये कौन कहता है? पियाजे कहते हैं। और इस संबंध में जो कथन बनता है कि चिंतन की प्रक्रिया, भाषा, चिंतन की जो प्रक्रिया है उस चिंतन की प्रक्रिया में भाषा प्रतिबिंबित होती है, न कि निर्धारित। यानी भाषा प्रतिबिंबित होगी, निर्धारित नहीं होगी। यानी चिंतन पहले होगा और भाषा बाद में। तो कथन ये आए ना कि चिंतन की प्रक्रिया में भाषा प्रतिबिंबित होती है, न कि निर्धारित। तो ये कथन तो है पियाजे का। जबकि जबकि भाषा से चिंतन निर्धारित होता है, भाषा से चिंतन निर्धारित होता है, ये कथन किसने दिया? ये औरफ ने दिया। अब तीसरी बात करते हैं वाइगोत्स्की की। एक विद्वान हुए वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संबंध में कहा कि प्रथम 2 साल तक, जब शिशु होता है 2 साल तक, तो 2 वर्ष तक बच्चे में भाषा का जो विकास होता है और चिंतन का जो विकास होता है वो बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए होता है। अर्थात चिंतन और भाषा का विकास एक दूसरे को बिना प्रभावित हुए साथ साथ होता रहता है। बाद में 2 वर्ष के बाद चिंतन की अभिव्यक्ति शब्दों में होने लगती है। यानी चिंतन की अभिव्यक्ति किस में हो जाएगी? शब्दों में। अर्थात चिंतन इसके अकॉर्डिंग में पहले आता है और शब्द बाद में आते हैं। तो वो कथन पूरा आएगा कि कौन किस संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रथम 2 वर्ष तक बालक के संज्ञानात्मक जो विकास है, भाषा का जो विकास है, वो बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए होता है और बाद में चिंतन की अभिव्यक्ति शब्दों में होने लगती है। ऐसा कथन आए तो आंसर होगा वाइगोत्स्की। जबकि चिंतन पहले आता है और भाषा बाद में, अर्थात चिंतन की प्रक्रिया में भाषा प्रतिबिंबित होती है, न कि निर्धारित। ऐसा कथन आए तो पियाजे। और जबकि भाषा से चिंतन निर्धारित होता है, यह कथन यदि आता है तो ये किसकी प्राकल्पना थी? औरफ की। दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भाषा की विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता? देखो ये नहीं जो आता है ना, इसको जरूर ध्यान रखा करो। निम्नलिखित में से किसे भाषा की विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता, यानी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है, ऐसा हमको बताना है। भाषा सांकेतिक होती है, पहली विशेषता। भाषा में ध्वनि सांकेतिक विकास शामिल नहीं होता। तीसरा, भाषा से अर्थ निकलता है। और चौथा, भाषा संरचित होती है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे भाषा की विशेषताओं में शामिल नहीं करेंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सोच लिया होगा आपने आंसर। यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा कि भाषा, बी ऑप्शन, भाषा में ध्वनि सांकेतिक विकास शामिल नहीं होता। यहाँ पर ये जो अगर नहीं को हम हटा दें, भाषा में ध्वनि सांकेतिक विकास शामिल होता है, तब तो ये भाषा की विशेषता हो जाएगी। लेकिन इसमें नहीं शब्द दिया हुआ है, तो भाषा सांकेतिक भी होती है, भाषा में ध्वनि सांकेतिक विकास भी शामिल होता है, भाषा से अर्थ भी निकलता है और भाषा संरचित भी होती है। संरचित से तात्पर्य होता है कि भाषा की एक स्ट्रक्चर होती है, एक संरचना होती है, और उस संरचना के कारण उसके फिक्स नियम निर्देशित होते हैं, नियंत्रित होती है भाषा। इसलिए जैसे इसको व्याकरण कह सकते हैं, व्याकरण के फिक्स नियम होते हैं, रूल होते हैं। इस प्रकार भाषा कैसी होती है? संरचित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाल खिलौना मेरा है, उजला वाला खिलौना तुम्हारा है, से भाषा की किस उपयोग का पता चलता है? अब भाषा से संबंधित ये प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है कि लाल वाला खिलौना मेरा है, उजला वाला खिलौना तुम्हारा है, इससे भाषा की कौन सी उपयोगिता का पता चलता है? तो भाषा की साधनात्मक उपयोगिता, भाषा की नियमात्मक उपयोगिता,
भाषा की अंतर्वैयक्तिक उपयोगिता या स्वतः शोध उपयोगिता। तो यहाँ पर भाषा की किस उपयोगिता का पता चलता है? तो आंसर आपने सोच लिया होगा। यहाँ पर भाषा की किस विशेषता का पता चलता है? तो यहाँ पर भाषा की अंतर्वैयक्तिक उपयोगिता का पता चलता है। बाकी सभी कथन क्या है? गलत है। तो यहाँ पर लाल वाला खिलौना मेरा है, उजला वाला खिलौना तुम्हारा है, इससे अंतर्वैयक्तिक उपयोगिता यानी कि वो बालक इंटरपर्सनल फंक्शन कर रहा है, जिसके कारण अंतर्वैयक्तिक वातावरण के साथ अंत्यक्रिया कर रहा है। एक तरह हम ये समझेंगे कि वातावरण में दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है और खेलते हुए कह रहा है कि ये खिलौना तुम्हारा है और ये खिलौना मेरा है। तो ये भाषा की अंतर्वैयक्तिक उपयोगिता का उदाहरण होगा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे रखा है कि साधनात्मक उपयोगिता, इसको भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। साधनात्मक जो उपयोगिता होती है, उस उपयोगिता में व्यक्ति अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है तथा आवश्यकता की पूर्ति में ये जो इच्छा होती है वो सहायक होती है। तो यहाँ पर इच्छा की पूर्ति करता है, जैसे मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा बनूँ, मैं ऐसा करूँ। तो यहाँ पर जो उपयोग होगा वो क्या कहलाएगा? भाषा के साधनात्मक उपयोगिता। एक उपयोगिता जो है नियमात्मक उपयोगिता भी होती है। तो नियमात्मक उपयोगिता में व्यक्ति दूसरों से जो व्यवहार करता है उसको नियंत्रित कर पाता है, तो वो कैसी होगी? नियमात्मक उपयोगिता। तो इस प्रकार यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, जब बच्चा एक दूसरे से अंत्यक्रिया करते हुए खेलता है तो वो कौन सी होगी? अंतर्वैयक्तिक उपयोगिता का हमारा उदाहरण होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस तरह के बच्चों में कूट संकेतन परिवर्तन क्षमता सबसे अधिक होगी? कूट संकेतन परिवर्तन क्षमता सबसे अधिक होगी। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कूट संकेतन परिवर्तन होता क्या है। तो एक बार कथन देख लेते हैं। कूट संकेतन परिवर्तन क्षमता सबसे अधिक किस में होगी? एकल भाषी बच्चे में होगी, द्विभाषी बच्चे में होगी, बहुभाषी बच्चे में होगी, इनमें से किसी में नहीं होगी। तो यहाँ पर कूट संकेतन परिवर्तन क्षमता किस में होगी? आपने आंसर सोच लिया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा द्विभाषी बच्चे। जो डबल लैंग्वेज जानते हैं बच्चे, जो द्विभाषी बच्चे होते हैं, दो लैंग्वेजों की समझ रखते हैं, तो ऐसे द्विभाषी बच्चे यहाँ पर उसमें कूट संकेतन परिवर्तन की क्षमता होती है, कोड स्विचिंग एबिलिटी होती है। कूट संकेतन परिवर्तन कहेंगे कोड स्विचिंग एबिलिटी। तो कोड स्विचिंग एबिलिटी अधिक होती है। जो कूट संकेतन है, उस कूट संकेतन का मतलब होता है कि दोनों भाषाओं में से किसी भाषा के शब्दों का चयन करके बोलने की क्षमता होती है कि कोई सी भाषा के शब्दों का चयन करके वो बोल सकता है, किसी भी भाषा को समझ करके। तो यहाँ पर द्विभाषी बच्चे यहाँ पर उदाहरण होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से चिंतन में हमेशा शामिल नहीं होता। ऐसा कौन सा तत्व है जो चिंतन में हमेशा शामिल नहीं होता? तो चिंतन से संबंधित ये हमारा प्रश्न है। भाषा, दूसरा ऑप्शन है संप्रत्यय, प्रतिमा और प्रतीक। चिंतन में हमेशा कौन सा एलिमेंट्स, कौन सा तत्व शामिल नहीं होता? तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाषा। क्यों? क्योंकि चिंतन के फिक्स एलिमेंट्स होते हैं, संप्रत्यय है, प्रतिमा है, प्रतीक है, प्रतिज्ञाप्ति है। तो इस प्रकार कल भी मैंने प्रतिज्ञाप्ति के बताया था। तो ये जो चिंतन होता है वो चिंतन के मूल तत्व होते हैं, लेकिन उसमें भाषा हमेशा सम्मिलित है। भाषा होती है लेकिन उसमें हमेशा सम्मिलित नहीं होती, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग विद्वान मानते हैं कि चिंतन का विकास पहले होता है, भाषा बाद में आती है। कोई कहता है भाषा पहले आती है, चिंतन बाद में होता है, इसलिए इसको हमेशा शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्वैली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। स्वैली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, काल्पनिक विचारों की इच्छाओं की, वास्तविक स्थिति की और भाषा की। साथियों, जो स्वैली चिंतन है उस स्वैली चिंतन में किसकी अभिव्यक्ति अधिक होती है? तो आपने आंसर सोच लिया होगा। स्वैली जो चिंतन है उसमें किसकी अभिव्यक्ति होगी? काल्पनिक विचार और इच्छाओं की अभिव्यक्ति होगी। यानी काल्पनिक विचार और इच्छाओं की अभिव्यक्ति जो होगी वो कौन सा चिंतन कहलाएगा? स्वैली चिंतन। अब मैं आपको बताता हूँ 1977 में एक विद्वान हुए जिग्बार्डो रूक। जिग्बार्डो रूक ने 1977 में चिंतन को 2 भागों में विभाजित किया। ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। 2 भागों में विभाजित किया और 2 भाग कौन से थे? एक था स्वैली चिंतन और दूसरा था यथार्थवादी चिंतन। स्वैली जो चिंतन होता है वो काल्पनिक विचार वाला होता है, यानी ऐसा चिंतन जो कोई कल्पनाओं पर आधारित हो कि
मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं ऐसा करूँगा, बैठे बैठे कल्पना कर रहा है बच्चा। अब वो कल्पना करने से कोई समस्या का समाधान थोड़ी होगा। तो ऐसे चिंतन से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, काल्पनिक विचार और इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। ऐसा चिंतन शैली चिंतन कहलाता है। और दूसरा जो चिंतन होता है उसे यथार्थवादी चिंतन कहते हैं। यथार्थवादी चिंतन में वास्तविकता से संबंध होता है, यानी जब व्यक्ति के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए जो व्यक्ति चिंतन करता है वह चिंतन यथार्थवादी चिंतन कहलाता है। और यथार्थवादी चिंतन भी कई प्रकार का होता है। तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? तो चिंतन दो प्रकार का, शैली और यथार्थवादी। अब यथार्थवादी चिंतन कितने प्रकार का होता है, कौन सा नहीं है वो बताना है। तो यथार्थवादी चिंतन में कौन सा नहीं है? पहला अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, शैली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो आप जानते हो शैली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन ये चिंतन के दो प्रकार हैं। और यथार्थवादी चिंतन का भाग नहीं है तो कौन सा नहीं होगा? शैली चिंतन। शैली चिंतन यथार्थवादी चिंतन का भाग नहीं है। बाकी सभी तीनों के तीनों, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, ये तीनों के तीनों किसके भाग हैं? यथार्थवादी चिंतन के। इनकी जो विस्तृत व्याख्या है वो मैंने अपलोड कर रखी है, भाषा और चिंतन का विकास, और वहाँ पर इसकी विस्तृत व्याख्या दे रखी है। चिंतन का टॉपिक जो अपलोड कर रखा है तो उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो 9 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यानी कोई वस्तु यदि श्याम खरीदता है तो वह उस वस्तु के गुण दोषों के बाद सोचने के बाद ही उसको खरीदता है। यह उदाहरण किस चिंतन का होगा? पहला ऑप्शन आपके सामने है अपसारी चिंतन, दूसरा जटिल चिंतन, तीसरा शैली चिंतन और चौथा आलोचनात्मक चिंतन। यानी जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है, किसी चीज़ को खरीदता है तो उसके गुण दोषों की परख करके खरीदता है। तो ऐसे चिंतन कौन सा चिंतन का उदाहरण होगा? आंसर आपने सोच लिया होगा मित्रों। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आलोचनात्मक चिंतन। जब व्यक्ति किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को गुण दोषों को परख करके खरीदता है, जांच कर परख करके उस चीज़ का मूल्यांकन करके खरीदता है, ऐसा चिंतन आलोचनात्मक चिंतन होता है। अर्थात उस व्यक्ति में कौन सा चिंतन अधिक है? आलोचनात्मक चिंतन। हमारा आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा? तो राम इस समस्या का हल करने के लिए चिंतन का सहारा लेता है, सोचता है, थिंकिंग करता है। तो उपयुक्त उदाहरण में निहित चिंतन का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा, जब इस बारे में राम सोचता है तो वहाँ पर वो कौन सा चिंतन कर रहा है? अपसरण चिंतन, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो यहाँ पर अपसरण चिंतन होता ही नहीं है। अभिसारी चिंतन और सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक आप जानते ही हो गुण दोषों की परख करके करेगा। अब बच गए 2, अभिसारी चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। मित्रों, अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो यहाँ पर तथ्य दे रखा है कि 10 में से 4 घटाने पर क्या आएगा? तो दिए गए तथ्यों के आधार पर जब व्यक्ति निष्कर्ष की ओर बढ़ता है तो वह चिंतन कौन सा कहलाएगा? अभिसारी चिंतन कहलाता है। और कल भी मैंने आपको बताया था, सृजनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन किसे कहेंगे? ऐसा चिंतन जब तक व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य नहीं जोड़ता तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होता। ऐसे चिंतन को अपसारी चिंतन या सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। तो यहाँ पर फिक्स जो नियम होते हैं, नियमों के आधार पर जब उत्तर निकाला जाता है तो कौन सा चिंतन होगा? अभिसारी चिंतन। साथियों, आज के सेशन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने हल किए और मेरा प्रयास था कि मैं आपको कुछ नया कंटेंट दूं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा हमारा फोकस जो रहता है, मेरा जो फोकस रहता है वो क्वेश्चन के डिस्कशन पर और क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसको विकसित करने पर रहता है, जिससे आप परीक्षा में जो पैटर्न आता है आजकल वो पैटर्न तक आप पहुंच सके, जिस अप्रोच के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हल कर सके। तो मेरा यही प्रयास रहता है। आज के सेशन के 10 प्रश्न हुए। वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल जिस बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।